जो अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 से अधिक को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा ये अब तक की जा चुकी है। लगभग 5000 से अधिक अपराधियों को जो महिला अपराध में संलिप्त थे, जिला बदर की कार्रवाई करके अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और महोदय, प्रदेश के अंदर पास्को और महिला संबंधी अपराध में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर महोदय, अगर आप देखेंगे कि सेफ सिटी आज प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों को और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन और यूपी पुलिस मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन भी इस दौरान हुआ है। 1,53,728 पुलिस की भर्तियां अब तक सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। 244 थाने, 133 चौकियां, 78 जिलों में एंटी थेफ्ट पुलिस थाने, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने, 74 जिलों में 79 महिला पुलिस चौकियां और परामर्श केंद्रों की स्थापना भी की गई है। हर रेंज में साइबर क्राइम थाने की स्थापना हुई है। हर रेंज में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के साथ साथ लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी सत्र में हम वहां पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने अब तक 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भूमाफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई है। महोदय, इसका परिणाम क्या है? अगर 16 के सापेक्ष हम देखेंगे, ये एनसीआरबी के ही मैं आंकड़ों को बता रहा हूं। डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, अपहरण में 43.18% और बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। ये 16 की तुलना में ये आज की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर महोदय, जिन अन्य कार्यों को लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो नवाचार हुए हैं, परंपरागत उद्यम उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत अच्छा स्थान रखता था। इसने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह दम तोड़ रहा था, बंदी के कगार की ओर जा रहा था। तमाम अन्य मामले थे। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज महोदय, हर जिले का उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस योजना ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने निर्यात को दुगने करने में सफलता प्राप्त की।
यहां पे माननीय सदस्य भदोई से हैं, परसों अपनी बात को कह रहे थे और उस दिन वो कह रहे थे कि साहब वहां पर जो है कारपेट के बारे में उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कारपेट वहां पे आज कई गुना ज्यादा, यानी वहां से कई ज्यादा वहां पर हम लोग आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का कारपेट अकेले भदोई से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सुविधा भी इसी सरकार के समय दी गई है। मुरादाबाद में जो ब्रॉस का कार्य है 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। फिरोजाबाद से ग्लास एक्सपोर्ट हो रहा है। अन्य हर एक जनपद से कुछ न कुछ चीजें आज प्रारंभ हुई हैं। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बने, यह आज देखने को मिल रहा है। आज लोग आकर्षित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की इसी उपलब्धि को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी दिया। और मैं नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं, इसी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है। फुर्सत मिले कभी जाके थोड़ा देखिए। भारत डायनेमिक्स की यूनिट झांसी में लग रही है। कानपुर में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में निवेश बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। अलीगढ़ में पूरा हो चुका है, नई जमीन उसमें ली जा रही है। चित्रकूट में पूरा एक कॉरिडोर और झांसी के लिए भी एक पूरा नया कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हम वहां के लिए दे रहे हैं। बजट में आपने देखा, ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी? अगर मैं सही आंकड़े इनको देख दूं, 2017 के पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी के कगार पर थे। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने रुचि ली, ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक विद्यालय को गोद लिया। उस विद्यालय के रिनोवेशन के लिए, उनकी फ्लोरिंग के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए, लाइब्रेरी के लिए सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज आप देख सकते हैं 1,30,000 से अधिक विद्यालय आज दर्शनीय हो गए हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। आज आप देख सकते हैं उनकी स्थिति दर्शनीय है। कुछ लोग कहते थे नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने संकट खड़ा कर दिया था पहचान का। आज उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद में 1,34,00,000 जो बच्चे थे, आज वह बढ़ करके 1,91,00,000 की संख्या पार कर चुकी है। और इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बैग, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 1,200 रुपये हर छात्र को डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में दे रहे हैं। पहले हमने देना भी शुरू किया, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाए तो हमने कहा लोकल ही लोग परचेज करें, अभिभावक स्वयं करें, एक पारदर्शिता भी रहेगी। सभी अभिभावकों के खाते में पैसे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आखिर ये पैसा पहले क्यों नहीं जाता था उन गरीबों के लिए? इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, इसमें तो हर एक तबके का यही है, सबका साथ सबका विकास। भेदभाव किसी के साथ नहीं। उत्तर प्रदेश का ना बच्चा है, उसको भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। उसके अधिकार से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। सरकार ने जाति देख करके तो वहां पे योजना नहीं दी, तो सबका साथ सबका विकास सबको दिया जा रहा है और इन योजनाओं का लाभ आज वहां पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर होता है, हर उत्तर प्रदेश वासी को के बारे में लोगों की धारणा बनती है उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है, गरीब कल्याण के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाएं जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, आज हर एक व्यक्ति उसके बारे में देख रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हमने 14 से अपनी संख्या को घटा करके 2 पे नहीं लाए होते, हमारी रैंकिंग वहां तक नहीं आई होती, क्या स्थिति होती? क्या स्थिति होती? कोई निवेश के लिए नहीं आता, लेकिन प्रयास किए गए, प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने हैं। उच्च शिक्षा में
नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कुछ अच्छे विश्वविद्यालय भी होने चाहिए। अब हमारे विश्वविद्यालय ही श्रीमान, हमारे विश्वविद्यालय ही वर्ल्ड क्लास के विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं। और नए विश्वविद्यालयों की, कुछ नए विश्वविद्यालयों की घोषणा इसमें हम लोगों ने इस बजट में की है, उस पर भी चर्चा होगी। और कुछ पुराने विश्वविद्यालयों में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को नेक रैंकिंग में ये AA+ की श्रेणी प्राप्त हुई है। KGMU को और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को ये श्रेणी प्राप्त हुई है। और भारत में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्राप्त हुई है, वह कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। 4 निजी विश्वविद्यालयों को MT, शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया और GLA विश्वविद्यालय को भी A+ की श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की तैयारी के लिए भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस है। और महोदय, इस प्रोग्रेस से लोग इस प्रोग्रेस में सहभागी नहीं बनना चाहते, इस प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करने का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उस पर टिप्पणी करते हैं, बार बार टिप्पणी करते हैं। और उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो हैं। उससे भी परेशान हैं। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। महोदय, हेल्थ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आज उत्तर प्रदेश उधर जा चुका। कोई सोचता था? 1947 से लेकर के 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे यूपी के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 जनपदों को छोड़ दें तो सभी जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। और 16 में भी हम लोग युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ में गवर्नमेंट देगी, कुछ में PPP मोड पर हम बनाएंगे। अच्छी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए। गोरखपुर और रायबरेली एम्स आज क्रियाशील हो चुके हैं। हमारे जितने पुराने 6 मेडिकल कॉलेज बने थे, पुराने हो चुके थे। सरकारों ने पैसे देने का कोई प्रयास नहीं किया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक उन सभी में दिया और वे सब क्रियाशील हो चुके हैं। चाहे गोरखपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, झांसी है, आगरा है, इन सभी में उन्हें भी क्रियाशील या तो किया जा चुका है या कोरोना कालखंड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहां पे अच्छे परिणाम आए। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिले स्तर पर जो हमारे जिला चिकित्सालय थे, उनकी स्ट्रेंथनिंग का कार्य हो रहा है। 2017 में जब हम लोग आए थे, 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय तक 36 जिले ऐसे थे जहां पर ICU की सुविधा या वेंटिलेटर एक भी नहीं था। आज हम कह सकते हैं हर जिले में ICU की सुविधा है, मैन पावर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। धीरे धीरे करके इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। जहां पर अभी भी मैन पावर का अभाव दिखता है, वहां पे टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ, मेडिकल टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके परिणाम भी सामने आए हैं। मिशन इंद्रधनुष में जो 7 प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारी है, उनसे संबंधित जो टीकाकरण के कार्यक्रम होने हैं, अगर इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यहां पर 4 अभियान 3 चरणों में चले। 7 मार्च
4 अप्रैल 2 मई आदि के अलग अलग अभियानों में चले हैं, जिसमें 36,82,000 बच्चों को और 10,31,000 गर्भवती माताओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। इस अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, ओपीपी, रोटावायरस, आईबीपी, मीजल्स एंड रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि के डोज और गर्भवती महिलाओं को टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगा करके भी उन्हें प्रतिरक्षित करने का कार्य किया गया। रिजल्ट क्या है? अगर 16 की दृष्टि अगर हम देखेंगे, जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, ये रिपोर्ट है, ये हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। और 2016 से 2019-20 के बीच में अगर आप देखेंगे तो मातृ मृत्यु दर 197 से घट करके अब 167 पे आई है। ये एक उपलब्धि है, यानी इतनी माताएं पहले उस दौरान मृत्यु के शिकार होती थी। शिशु मृत्यु दर, जो नवजात शिशु थे, 30 से घट करके इसे 28 पे लाने में सफलता प्राप्त की है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जन्म से 1 वर्ष की अवधि के बीच जो मृत्यु होती है, ये 43 से घट करके 2020 में 38 हुआ है। और इसके अलावा संस्थागत प्रसव ये 67% से बढ़कर के आज लगभग 84% से ऊपर जा चुका है। फुल ह्यूमनाइजेशन 51% से बढ़कर के 70% जा रहा है। और सकल प्रजनन दर 2.7 से घट करके यह 2.4 तक आया है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति इसके बारे में देखता है। उत्तर प्रदेश की एक सकारात्मक दृष्टि जो उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में आई है, ये इस आधार पर आ रही है। लेकिन इन लोगों को इन सबसे फुर्सत नहीं थी। आखिर सत्ता में रहने का अवसर तो इन लोगों को मिला था। इन लोगों ने कभी इसकी चर्चा नहीं की होगी, कभी इसकी समीक्षा नहीं की होगी, कभी इसके बारे में इन्होंने गंभीरता से उसको लिया ही नहीं होगा। इंसेफ्लाइटिस के बारे में, यानी गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे। और ये बीमारी 40 वर्ष से अधिक समय तक वहां के बच्चों को निगल रही थी। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मासूम बच्चे इसकी बीमारी की चपेट में आए थे, मौत यानी कालकलवित हुए। महोदय, इसमें 90% जो बच्चे थे वे अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। अगर वे जीवित रहते तो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते। कौन लोग दोषी हैं जिनके कारण वे बच्चे और समय कालकलवित हुए? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को खोया है पूर्वी उत्तर प्रदेश ने। और आज महोदय मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 96% मौत को कंट्रोल कर लिया है। 96% मौत को कंट्रोल किया है। आज कोई वहां पे इंसेफ्लाइटिस की बात नहीं करता है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, आज वहां पर कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज G20 से संबंधित, उसके लिए भी हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, कि 11 से 12 मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, जिनमें से 2 संपन्न हो चुकी हैं, आगरा और लखनऊ। मैं धन्यवाद दूंगा आगरा और लखनऊ वासियों को, जहां पर हर एक व्यक्ति ने, हर एक वासी ने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले किसी भी इवेंट के साथ जुड़ना। ये G20 दुनिया के 20वें बड़े देश हैं
जिनमें दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के 90% पेटेंट और इनोवेशन पर जिनका अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का समूह है G20। अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। यह प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है, और उससे संबंधित बैठक उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रही है। अच्छा होता हमारे विपक्ष के साथी भी विदेशों से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए सामने आते, कितना अच्छा संदेश आता है। हमारी राजनीति आमने सामने होती नहीं, हम तो आमंत्रित किए थे, हम आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण भेजते हैं। नहीं, मैं तो विदेश भी भेजना चाहता हूं, सबको भेजा गया। हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा है आपने बता दिया है, अगली बैठकें होंगी हम उसमें बुलाएंगे। अब चाचा नहीं, चाचा के पूरे समूह को बुला देंगे। हैं? लेकिन देखिए, चाचा को रहना अकेले ही है, अंततः रखना। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आप इधर उधर मत झांका करिए। आप जहां ताक झांक करते हैं ना, वहीं पे धोखा खा जाते हैं। आपको सीधे चलना चाहिए जैसे आप पहले चलते थे, जिसके लिए आप जाने जाते थे, उसी तर्ज पर आपको चलना चाहिए एकदम। और आप नहीं, हमारी, मैं उस पर भी आऊंगा, चलिए उस पर भी बता देता हूं। महोदय, आगरा में और लखनऊ में अतिथि देवो भव का जिस अद्भुत मिसाल को प्रस्तुत किया गया, वो अद्भुत था। हर डेलीगेट प्रसन्न था, अभिभूत था, एक संदेश लेके गया भारत की और उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को लेकर के। उत्तर प्रदेश और देश ने कैसे कोरोना जैसी महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, उसके बारे में जो धारणाएं थी, वो लोग हर व्यक्ति अभिभूत था। हमारे पास अवसर होते हैं। लखनऊ में जो समिट हुआ था, 20 G20 के देश थे, 9 मित्र देशों के भी प्रतिनिधि आए थे, और 7 अन्य संगठनों के भी, अन्य देशों के संगठन के भी प्रतिनिधि आए थे। हर व्यक्ति अभिभूत था, प्रसन्न था। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने विजिट भी किया, देखा, अपनी आंखों से देखा, विकास की इस यात्रा को देखा। बाहर का व्यक्ति कह रहा अच्छा हो रहा है, हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। उनको बोलने में भी संकोच आता है, और निवेश कुंभ के लिए ही आ गए होते। निवेश कुंभ में तो हमारे 10 पार्टनर कंट्री भी थे, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएई, यूके, मॉरिशस, ये सभी थे। 40 देशों ने सहभागिता की। निवेश कुंभ, निवेश तो प्रदेश के लिए हो रहा है ना, केवल बीजेपी के लिए, केवल अपना दल के लिए, केवल निषाद पार्टी के लिए थोड़े हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए निवेश हो रहा है। कितना अच्छा होता विपक्ष के साथी भी आते, अरे साहब ये उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, हम भी सहभागी बनेंगे। लेकिन विकास का एजेंडा हो तब ना, विकास का एजेंडा नहीं। और इसमें जो कार्यक्रम हुए, हर व्यक्ति अभिभूत था। आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के, 17 केंद्रीय मंत्रियों ने, 5 राजदूतों ने, 4 देशों के मंत्रियों ने, और 25,000 से अधिक डेलीगेट्स इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए। और तब जाकर के लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। उसके लिए प्रारंभ, उसके लिए कार्य किए गए। उत्तर प्रदेश ने कुछ दिया, सुरक्षा का माहौल दिया। उत्तर प्रदेश ने एक मैसेज दिया, परसेप्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया,
सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, दुनिया को बताया, वे लोग आकर के देखे और जब उन्हें लगा कि नहीं परिवर्तन देखने को मिला है, आज जब दिख रहा है जमीनी धरातल पर ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, जिन लोगों ने पहले निवेश किया और निवेश करने के बाद फिर उन्होंने इसके मैसेज को लेकर के आगे बढ़ाया कि यूपी के बारे में अब हम लोगों की धारणा बदल चुकी है, हम आएंगे, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते कितना अच्छा होता। आज यूपी एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। वाराणसी से हल्दिया के बीच वाटरवे, यह देश का पहला नंबर 1 वाटरवे है जो हमें पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ता है। रेल नेटवर्क प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क यूपी के अंदर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश का इसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के पास है, जो लॉजिस्टिक हब और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जिन्हें वहां पर हम विकसित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम भी करना चाहते थे। ये वही बात हो गई है कि परीक्षा देने के लिए गए और भूल गए, उसके बाद जो है पढ़ाई नहीं था, भूल क्या गए, और उसके बाद जब पास में, अरे साहब मुझे भी याद था लेकिन मैं भूल ही गया था। तो ये आदत कुछ लोगों की है, तो लोग वही एक दिखाना चाहने का प्रयास करते हैं, अरे साहब हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। किसने रोका था? हम तो 5 साल के शासन सफलतापूर्वक चलाए, उसमें 2 साल कोरोना महामारी का सामना करते हुए भी डंके की चोट पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से यहां पर आए। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि 5 साल तक शासन चलाने के बाद बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार चली हो और फिर थंबिंग मेजॉरिटी के साथ फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर के वापस आ रही हो, यह एक उदाहरण। और निवेश अपने आप में इतना भारी निवेश, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। महोदय, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, आज हम मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ हमारी जो सीमा जुड़ी है 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ये जो भी हमारी कनेक्टिविटी है 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन गया, मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ तो पहले जोड़ा ही जा रहा है। बेहतरीन सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी, आज देश के अंदर यूपी की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आजमगढ़ में नेता विरोधी दल वहां से माननीय सांसद के रूप में रहे हैं, कुछ दे नहीं पाए। हम तो आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकाल दिए, वहां पे महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिए हैं और एयरपोर्ट की सौगात भी आजमगढ़ वासियों को दे रहे हैं। जान रहे हैं, पहले से थे तो चलाया क्यों नहीं फिर, वो तो जान ही रहे हैं व्यक्ति। अब आप देखिए, ट्रक को अगर जहाज बना रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता भाई, क्योंकि आप समाजवादियों का कोई भरोसा नहीं है कि अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप बड़े अजीब से वो है ना, इसलिए महोदय हम तो वो भी काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, चित्रकूट एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, सोनभद्र एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, ललितपुर के लिए
एयर कनेक्टिविटी की तैयारी की जा रही है। अलीगढ़ को, मुरादाबाद को, सहारनपुर को, हमने तो मेरठ के लिए भी एनओसी मांगी है। ये सभी एयरपोर्ट जब एक बात चलेंगे, उत्तर प्रदेश के पास आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर आप देखना, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मिलाकर के कुल 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। 17 के पहले क्या था? 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। और आज प्रदेश के अंदर 80 गंतव्यों के साथ सभी 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 9 एयरपोर्ट, गोरखपुर भी है, आंशिक था, एक फ्लाइट कभी कभी आ जाती थी, पूरी तरह नहीं था। लेकिन आज ही सब हुआ, आज चल रहा है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, आवागमन सरल हुआ है, सहज हुआ है, लोगों को आसानी से इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। हम लोग उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आज जब निवेशकों को प्राप्त हुआ है, हर निवेशक आज इस चीज को स्वीकार करता है कि हां, उत्तर प्रदेश अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, लैंड बैंक दे रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश ने सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल हो, चाहे एमओयू के लिए निवेश सारथी के रूप में अपना पोर्टल दिया हो, चाहे ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हर व्यक्ति आज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हर उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, यह विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, कोई पूछता नहीं था उनको बेचारों को। आज तो सरकार ने उनको प्रशिक्षण भी देना शुरू किया, मानदेय भी देना शुरू किया। प्रशिक्षण और मानदेय के साथ साथ उन्हें आज जिस योजना के साथ जोड़ा है, टूल किट, बैंकों के साथ जोड़ना, बैंक के ऋण में सब्सिडी देना, ये सभी कार्य चल रहे हैं। और बड़े पैमाने पर यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों को न केवल प्रशिक्षण दिया है, बल्कि उन्हें उससे संबंधित टूल किट भी उपलब्ध करवाए हैं। और 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक हम लोगों ने प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट उपलब्ध कराने और बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी 1,37,000 से अधिक लोगों को रोजगार के साथ उसके माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है। और प्रदेश के अंदर कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 4,88,000 से अधिक यूथ को प्रदेश के अंदर रोजगार के साथ जोड़ने के कार्य, उसमें सेवायोजित करने का कार्य भी किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर 17,559 इकाइयों में 1,96,000 से अधिक लोगों को वहां पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे किसी भी कामगार या श्रमिक जो भी है, प्रदेश में हो, प्रदेश के बाहर हो, उसको हम पूरी सुविधा, पूरी उसके साथ सुरक्षा की गारंटी दे सकें। प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ,
और भी सुधार करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। हर स्तर पर करेंगे इस कार्यक्रम को। अब ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि इन 4 जनपदों में देंगे, बाकी और 71 जनपद अंधेरे में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आज तो प्रदेश के अंदर हर एक को इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने शिक्षा में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न अब तक किया है और ये प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर भरण पोषण भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर हम देखेंगे, दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान में 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। महोदय, पहले पेंशन केवल 300 रुपये मिलती थी, फिर इसको हमारी सरकार ने 500 किया और आज हम इसको 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपया सालाना हर एक दिव्यांगजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। कुष्ठावस्था पेंशन 3,000 रुपये मासिक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, इसमें 2016-17 में 16 तक महोदय यह संख्या मात्र 17,31,000 थी। आज निराश्रित महिला पेंशन में 15,31,000 नए लाभार्थी जोड़े गए, यानी अब 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। हाँ, लोकतंत्र सेनानी का भी पेंशन हमने बढ़ाया है, अच्छे बढ़ाया है। अरे आप देखिए, 15,000 से 20,000 रुपये किया गया है। देखिए, आप लोग तो इतना पैसा कमाए होंगे कि आप लोग अपना अकाउंट ही चेक नहीं करते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इतना पैसा कमा चुके हैं, अरे रविदास जी कभी अकाउंट चेक नहीं करते होंगे। कभी एक बार देखिए ना, 5,000 रुपये हमारी सरकार ने बढ़ाया था, हमारी सरकार ने बढ़ाया। रविदास जी बैठे, रविदास जी को तनख्वाह मिल रही है, लोकतंत्र की रक्षा तो यही पक्ष कर भी पाएगा। लेकिन भूले भटके आज जैसे कुछ लोग जो अभी भी समाजवाद की कुछ विरासत लेकर के थोड़ा बहुत लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोग तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद पे उतर आए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं को, जो असीम संभावना वाला राज्य है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर, एमएसएमई का बेस, यूथ पावर, सबसे युवा और स्किल मैन पावर हमारे पास है। और प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर और जल संसाधन की जो संभावना है, इन सब को अगर देखेंगे, थोड़ा प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। अभी हम बजट पे चर्चा करेंगे, इस पे बजट पे आएंगे, उधर से भी हम भी बोलेंगे इस पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि महोदय दिसंबर 18 में प्रारंभ हुई थी। अब तक उत्तर प्रदेश के 2,60,00,000 किसानों के खाते में, अन्नदाता किसानों के खाते में 51,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से गई है, डीबीटी के माध्यम से। यह वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर है और मिलेट ईयर के नाम पर जो मोटा अनाज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, जौ है, ये सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है श्री अन्न के रूप में, श्री अन्न के रूप में इसे प्रोत्साहित करने के लिए। और
संभवतः कल पूरे सदन को आपके द्वारा भी दोपहर भोज में बुलाया गया है। मुझे लगता है कि जो मैंने सुना है कि आप मिलेट का ही उसमें जो है मेनू देने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इस पूरे वर्ष को इसके रूप में मनाने के लिए और इसके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था भी एक कार्यक्रम के रूप में कृषि विभाग लेने जा रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, और केवल प्रदेश नहीं देश के सामने भी है। वह है कैंसर, लीवर फेल होने के, किडनी फेल्योर के जो मामले सामने आ रहे हैं। इसका एक कारण है फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड। विष मुक्त खेती की तरफ हम कैसे जा सके। विष मुक्त खेती यानी इससे अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि देश का एक राज्य जिसने केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में देश के अंदर हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, उस राज्य में एक ट्रेन ही कैंसर ट्रेन के रूप में चलती है। और यह स्थिति धीरे धीरे करके अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक कैंसर संस्थान टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बना। मेरी एक दिन उनके साथ बातचीत हो रही थी। विगत 4 वर्ष के दौरान 21,000 से अधिक कैंसर के रोगी वहां पर आए और उन रोगियों का उपचार की कार्रवाई वहां पर संपन्न हुई। एक चैलेंज है हम सबके सामने, और वर्तमान और भावी पीढ़ी को अगर बचाना है तो इसके लिए गौ आधारित खेती एकमात्र आधार है। गौ आधारित खेती, गाय भी बचेगी, आस्था का भी सम्मान होगा और विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम भी दे पाएंगे। सरकार उसके लिए कदम बढ़ा चुकी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि गंगा के किनारे तटवर्ती 27 जनपदों में, बुंदेलखंड में हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और उसके लिए वहां पे हम लोग अन्नदाता किसानों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब्सिडी भी देंगे। इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं गौ आधारित खेती के लिए, जिसमें 1714 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। गौवंश को बचाने के लिए नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उन्हें सांड से परहेज था। अब परहेज ही था, लेकिन कह रहे थे कि महोदय इस सांड, लेकिन मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, आप बैठिए। लेकिन ये गोवंश हमारी सरकार ने तो कार्यक्रम बनाए हैं। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक, शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल, 10 लाख से अधिक गोवंश वहां पे उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरा, कोई भी अन्नदाता किसान जो अपने घर में रख करके 4 गोवंश की देखभाल करेगा, 4 गोवंश तक उन्मन्य है, उन्हें हम 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने देंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान इसके साथ जुड़े हैं और 900 रुपये हर महीने दे रहे हैं। तीसरा, कुपोषित परिवार, निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याही हुई एक गाय
उस कुपोषित परिवार को दी जा रही है जिस परिवार में मां या बच्चा कोई कुपोषित है या दोनों कुपोषित हैं। गाय और 900 रुपये हर महीने उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तो किया, लेकिन क्या 17 के पहले ये समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में। तब आप क्या कर रहे थे? तब आप क्या कर रहे थे? एक दूसरा है कि आज क्या ये सच नहीं है कि दूध आप निकालते हैं और सड़कों पे उनको छोड़ देते हैं बेचारों को? ये भी सच है। बहुत सारी जगह ये चीजें बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखभाल करेंगे। आपका जो नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, ऐसा कुछ नारा लगता था। हमारा है कि भाई जो गाय सड़क पे दिखेगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। और इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उसके संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश में डेयरी सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए कार्रवाई भी हो रही है और इस दिशा में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बजट में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए जो व्यवस्था बनाई है कि पिछली बार हम लोगों ने उनके जो विद्युत कनेक्शन के दाम थे उसको हाफ किया था और अगले धीरे धीरे करके अगले 4-5 वर्षों के अंदर उसको हम 0 पर पहुंचाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं।